नमस्कार, मैं विवेक कुमार, इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट आईटीआई अलीगंज लखनऊ। आज मैं आप सभी को व्यवसाय ड्राफ्टमैन सिविल के द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में वर्णित टॉपिक रेलवेज़ के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा। यह पूरा टॉपिक हम 2 हिस्सों में कवर करेंगे। पहले भाग में हम रेलवे का कुछ परिचय करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसकी आवश्यकता को समझेंगे। फिर उसके बाद हम कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। जब हम दूसरे भाग में आएंगे तो हम टाइप्स ऑफ रेल के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ अलग अलग स्लीपर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो आइए हम अपने पहले भाग के साथ शुरुआत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि रेलवे किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है। अगर मैं इसकी सरल परिभाषा पे जाऊं तो ये एक थल यातायात का साधन है जिसमें 2 समान पथ यानी लौह पथ स्टील के बने हुए पटरियों पर ट्रेन की आवाजाही होती है। इसके द्वारा यात्रियों और सामान की ढुलाई दोनों ही की जा सकती है बड़े ही सरलता के साथ। अब आवश्यकता क्यों पड़ी रेलवे की? देखिए, रेलवे सबसे पहले तो ये है कि 2 अलग अलग जगह कोई अगर स्टेशन ए यहाँ पे है, स्टेशन बी यहाँ पे है, अगर ये दूरी ज़्यादा है और यहाँ से रोड से यात्रा करने में अगर समय ज़्यादा लगता हो तो आपको एक आरामदेह सफ़र की आवश्यकता पड़ती है। मसलन आप बस में बैठ कर के 15-17 घंटे की यात्रा नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में रेलवे एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प साबित होता है। आगे हम लोग कंपैरिजन करके देखेंगे, एक तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे कि रेलवेज़ और रोडवेज़ में क्या क्या अंतर है, क्या फ़ायदे हैं रेलवेज़ के और क्या नुकसान हैं रोडवेज़ के। तो अगर हम इसको देखें कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी कि इसमें लगने वाली लागत पे अगर हम विचार करें तो आपको पता चलेगा कि रोडवेज़ में जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है अपेक्षाकृत रेलवेज़ में जो यात्रा का खर्च है वो काफ़ी कम है। मसलन आप 1000-1500 की टिकट ले करके आप भारत के बहुत बड़े हिस्से में यात्रा कर सकते हैं। ये सरलता, ये सुगमता हमें प्रदान करता है रेलवेज़। तो खर्चे के मामले में रेलवे अव्वल है हमारे रोडवेज के अपेक्षाकृत। आप बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश में रोज़गार के अवसर मिलना, वो भी ऐसा रोज़गार जो आपको आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से स्वतंत्र बनाए। तो रेलवेज़ एक सबसे बड़ा एम्प्लॉयर साबित होता है अपेक्षाकृत रोडवेज से। रेलवे में बहुत सारे पद निकलते हैं, परमानेंट वैकेंसीज़ होती है। हमारे आईटीआई से बहुत कुछ ऐसे ट्रेड हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स होते हैं। मसलन आपका इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इन लोगों का काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट होता है हमारे रेलवेज़ में। तो अगर एम्प्लॉयमेंट की दृष्टिकोण से, रोज़गार के दृष्टिकोण से देखें तो रेलवेज़ बहुत ज़्यादा ऊपर है रोडवेज से। लोड हैंडलिंग कैपेसिटी यानी कि भार कोई भी सामान जो बहुत भारी है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, यानी माल ढुलाई के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो रेलवे फिर बेहतरीन साबित होता है हमारे रोडवेज की अपेक्षाकृत। रोडवेज की एक लिमिटेड कैपेसिटी है। मसलन अगर आपको कोयला जो एक ट्रक कहीं अहमदाबाद या भुज पे, जहाँ से वो ऑस्ट्रेलिया से या कहीं और से अमेरिका से आ रहा है इंपोर्ट करके, वहाँ से अगर बाकी देश के हिस्सों में ले जाना है और कम क्वांटिटी में ले जाना है तो बेशक आप ट्रक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी थर्मल पावर प्लांट में या किसी बड़ी इंडस्ट्री फैक्ट्री में कोयले को आपको ले जाना है, या कोयला, मैंने एक उदाहरण लिया, तो इस तरीके से जब बहुत अत्यधिक भार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है तो हमारे पास जो सबसे बेहतरीन विकल्प है वो रेलवेज़ का है। तो माल ढुलाई में भी रेलवेज़ बहुत ज़्यादा अव्वल है रोडवेज़ की अपेक्षा के। मेंटेनेंस एंड सस्टेनेबिलिटी की अगर बात करें, मेंटेनेंस पे अगर मैं बात करूं तो रेलवेज़ में रेगुलर मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो ये यहाँ पर रोडवेज़ हमारा बेहतर साबित होता है। रोडवेज़ में रोज़ रोज़ उसकी मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, एक निश्चित अंतराल के बाद आपको रोडवेज़ की मेंटेनेंस और सर्विसिंग कराने की आवश्यकता होती है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे देखें तो अगेन यहाँ पर हमारा रोडवेज़ बेहतर होगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रोडवेज़ में कम होती है, अपेक्षाकृत रेलवे में बहुत ज़्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं, एक्सीडेंट्स की अगर बात करें हम, एक्सीडेंट्स अगर देखें तो आपको एक मोटे तौर पे ये समझ में आता होगा कि रेल हादसों में बहुत ज़्यादा लोगों को जान माल का नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन आप देखिए पूरा ये साल
आप जनवरी से दिसंबर तक का पूरा स्लॉट लीजिए और उसमें ट्रेन के दुर्घटनाओं की वजह से जान माल के नुकसान को आंकिए और साथ ही साथ रोडवेज़ की वजह से जो एक्सीडेंट्स हुए हैं उनमें जान माल के नुकसान को जब आप आंकते हैं तो आपको पता चलता है कि रोडवेज़ बहुत ज़्यादा ऊपर है एक्सीडेंट्स के मामले में रेलवे से। अंत में मैं बात करूंगा कंफर्ट्स की। कंफर्ट का मतलब है आराम। अब पुनः जब आपको बहुत ज़्यादा दूर की यात्रा करनी हो तो आपके लिए रेलवेज़ बहुत बेहतर विकल्प साबित होता है, क्योंकि इसमें कई क्लास हैं, जैसे स्लीपर क्लास है, थर्ड एसी, सेकेंड टियर एसी है। तो आप अपने सुविधानुसार, अपनी क्षमतानुसार आप उन बोगियों का चयन कर सकते हैं, उन सीटों का चयन कर सकते हैं, उस पर इत्मीनान से लेट करके अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। तो ये एक छोटा कंपैरिजन था रेलवेज़ और रोडवेज़ के बीच में। अब भारतीय रेल पे अगर हम देखें तो एक छोटा सा इतिहास मैं चर्चा करना चाह रहा था। लॉर्ड डलहौजी के समय पर ट्रेन की शुरुआत की गई थी। ये 16 अप्रैल 1853 में बॉम्बे से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। ये अमूमन आपको पता ही होगा, याद भी होगा। इसमें 14 कोचेज़ थे, 400 यात्रियों ने यात्रा की। ये कुल दूरी 33 किलोमीटर थी, जो पहली बार हिंदुस्तान के अंदर रेलवे का संचालन किया गया। अब रेलवे जो भारतीय रेल है, इंडियन रेलवेज़, अलग अलग डिवीज़न्स में बांट दिया गया है ताकि इसके ऑपरेशन, मेंटेनेंस और इसमें जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, जो रणनीति तय करनी है, नीतियों का निर्धारण करना है, उसको बहुत आसानी से सतह तक यानी कि ज़मीन तक उतारा जा सके। इसके लिए पूरे रेलवे को अलग अलग डिवीज़न्स में बांटा गया, अलग अलग जोनल डिवीज़न्स में बांटा गया है। अगर हम बात करें सेंट्रल रेलवेज़ की, जिसको हम CR से दिखाते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ईस्टर्न रेलवेज़ यानी कि पूर्वोत्तर रेलवे, कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर्स है। नॉर्दर्न रेलवे NR का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे NER का जो हेडक्वार्टर है वो आपके गोरखपुर में मिलता है। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे NFR, जिसका हेडक्वार्टर मालेगांव में आपको मिलता है। सदर्न रेलवे चेन्नई में हेडक्वार्टर है। साउथ सदर्न सेंट्रल रेलवेज SCR सिकंदराबाद में है। साउथ ईस्टर्न रेलवेज SCR का हेडक्वार्टर अगेन कलकत्ता में है और वेस्टर्न रेलवेज का हेडक्वार्टर मुंबई में आपको मिलता है। तो ये आपको एक छोटी जानकारी थी जो आपको स्मरण रखने की आवश्यकता है। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ट्रेन की। जो हमारी ट्रेन है और रेल, दो अलग अलग शब्द हैं। मैं इसको बार बार यूज़ करूँगा, इसलिए मैं पहले ही इन दोनों को आपको समझा देना चाहता हूँ। ट्रेन वो लोकोमोटिव, ट्रेन या उसको लोकोमोटिव बोलते हैं। ट्रेन वह यूनिट है जिसमें इंजन और डब्बों को गिना जाता है, और जो पटरियाँ हैं जिस पे ट्रेन हमारी चलती है उसको अंग्रेजी में रेल कहते हैं, हिंदी में पटरियाँ भी कह लेते हैं। मैं इस पूरे लेक्चर में पटरियों को रेल कहूँगा और जो लोकोमोटिव है उसको मैं ट्रेन कहूँगा। तो ट्रेन हमारा किस पे रन करता है? वो पटरियों पे रन करता है, रेल पे रन करता है। अब आपको समझने की आवश्यकता है कि गेज क्या होता है, रेल गेज क्या होता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी के आधार पर रेलवे को ब्रॉडली क्लासीफाई भी किया गया है, वर्गीकृत भी किया गया है। जैसे आप कई बार सुनते होंगे कि बड़ी लाइन या छोटी लाइन, एक मोटे भाषा में कहते हैं, बट ये ठीक बात नहीं है। टेक्निकली अगर हम देखें तो ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, स्टैंडर्ड गेज, मेट्रो गेज, इस तरीके से हम उच्चारण करते हैं, बातचीत करते हैं। अब गेज की अगर मैं बात करूं तो गेज क्या होता है? आपने रेल की पटरियां देखी होंगी, दो समानांतर गर्डर्स होते हैं जो चलते रहते हैं, उसी के ऊपर ट्रेन का संचालन किया जाता है। उन रेल्स के इनर हिस्से यानी अंदरूनी हिस्से, आप देखिए एक पटरी यहाँ है, एक पटरी यहाँ। अगर मैं इसका वो 3D चित्र बनाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसे पटरियाँ होंगी। ये रेल इस तरीके से आ रहा होगा और ऐसे ही आगे ये निकल जाएगा। तो इसका जब मैंने ये सेक्शन लिया है तो सेक्शन आपको दिख रहा होगा कि ये रेल सेक्शन है यहाँ पर, और ठीक इसी तरीके से दो रेल सेक्शंस है। अब जो रेल गेज होता है इसके इनर हिस्से से, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में जो दूरी होती है इसी को गेज कहते हैं। और अलग अलग गेजेस की ये जो चौड़ाई है, जो इनर डिस्टेंस है, जो आंतरिक क्षैतिज दूरी है, ये अलग अलग होता है, जिसको आगे हम एक टेबल के माध्यम से समझेंगे। देखिए जो सबसे चौड़ा गेज हमारे पास उपलब्ध है वो ब्रॉड गेज है, जिसके बीच की चौड़ाई जो है 1.676 मीटर्स है।
अच्छा, मैं यहाँ पे बताता चलूँ आपको कि ब्रॉड गेज, नैरो गेज, मीटर गेज, स्टैंडर्ड गेज, इनका अलग अलग जो चौड़ाई है उसको अलग अलग क्यों रखते हैं। इससे ट्रेन के संचालन पे या उसके भार वहन क्षमता, भार ले जाने की क्षमता पे क्या असर पड़ता है। देखिए, ब्रॉड गेज पे ट्रेन ज़्यादा वज़न लेकर के चल सकती है, ज़्यादा गति से चल सकती है और ज़्यादा लंबी ट्रेन यानी कि मैक्सिमम बोगी के साथ वो रन कर सकती है। वहीं जब हम नैरो गेज की बात करेंगे तो वहाँ पर जो भार ढोने की क्षमता है वो कम हो जाती है, गति भी कम होती है और उसमें जो उसके पीछे ट्रेल लगी होती है बोगियों की वो भी छोटी होती है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि गेज अगर ज़्यादा होता है, मसलन ब्रॉड गेज से ज़्यादा चौड़ा गेज हिंदुस्तान में इस्तेमाल नहीं होता, तो अगर गेज के बीच की डिस्टेंस 1.676 मीटर से, तो आप मान सकते हैं कि वो सबसे ज़्यादा गति से चलने के लिए बनाई गई हुई ट्रैक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मीटर गेज। मीटर गेज के बीच की चौड़ाई है 1 मीटर, नाम से भी पता चल रहा था। और नैरो गेज की बात करें तो इसमें 0.762 से 0.61 तक का गेज का डिस्टेंस होता है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे अगर आप ट्रंक रूट की बात करेंगे दिल्ली से कलकत्ता की, तो ये पूरा ब्रॉड गेज है। अगर मैं बात करूंगा कालका से शिमला तक जो रेलवे ट्रैक है, आप सभी को देखना चाहिए, कम से कम यूट्यूब पे तो देख ही लेना चाहिए। वहाँ पे हिमालयन क्वीन ट्रेन चलती है, वो नैरो गेज पे चलती है पहाड़ी क्षेत्रों में। जैसे अगर आप देखेंगे सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक जो ट्रैक बिछा हुआ है वो भी नैरो गेज है। तो अमूमन जो नैरो गेज आपको देखने के लिए मिलता है वो पहाड़ों में मिलता है। कारण बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि पहाड़ों में लोगों का आवागमन कंपैरेटिवली मैदानी हिस्से से कम होता है, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम है, लोग भी कम रहते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे नैरो गेज पहले लगाया गया। लेकिन जब हम मैदानी भागों में दो बड़े शहरों को जोड़ने के लिए, मसलन जिस ट्रंक रूट की मैं बात कर रहा था, दिल्ली से अगर वो रूट आप देखेंगे तो बीच में आपको कानपुर, इलाहाबाद, फिर आपको मुगल सराय, पटना, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए कलकत्ते तक आप जाते हैं, तो बड़े कई सारे महत्वपूर्ण शहरों को, बड़े शहरों को ये जोड़ता है, जहाँ पे लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हमारे पास बेहतर विकल्प है ब्रॉड गेज का। तो जो ट्रंक रूट है, बहुत इम्पॉर्टेंट रूट्स हैं, वहाँ पे हम ब्रॉड गेज का इस्तेमाल करते हैं। जो बहुत कम इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा यात्रियों का आना जाना नहीं है, बहुत ज़्यादा सामान यहाँ से वहाँ तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाने की ज़रूरत है, वहाँ पे हम नैरो गेज को प्रेफर करते हैं। अब कुछ तकनीकी शब्द हैं जिन पे हम विचार करेंगे। सबसे पहला शब्द है बैलास्ट। बैलास्ट क्या है? पत्थर को तोड़ करके बनाई हुई गिट्टियों को हम फॉर्मेशन पे बिछाते हैं। मसलन जब हम इस चित्र को देखते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको रेलवे ट्रैक नज़र आता है, ये रेलवे ट्रैक है, स्टील का बना हुआ रेल है। इसके नीचे यह जो सेक्शन है, ये इसे स्लीपर्स बोलते हैं हम, स्लीपर, अभी हम इसके बारे में भी विस्तृत चर्चा करेंगे। ये हमारा फाउंडेशन है, फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन जो मिट्टी का होगा उसको ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि जितनी ज़रूरत के हिसाब से पानी को मिट्टी में मिला करके उसको बहुत ज़्यादा बार रोलिंग की गई होगी। एक मजबूत फर्म फाउंडेशन पे हम गिट्टी डालते हैं। आप देखे होंगे रेलवे ट्रैक के इर्द गिर्द बहुत सारे कंकर पत्थर आपको दिखते हैं, वो जो पत्थर तोड़ करके बनाई हुई गिट्टियाँ हैं, उन्हीं को हम बैलास्ट कहते हैं। इनका उद्देश्य क्या है यह समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले जो भार है वो ट्रेन के अंदर यात्रियों का भार है या फिर उसमें लदे हुए सामान का भार है, वो उसके ट्रेन के बोगियों की चेसी से उसके व्हील्स पर जाता है। व्हील्स यानी कि जो ट्रेन के पहिए होते हैं उन पे जाता है। ट्रेन के पहिए सीधे संपर्क में होते हैं रेलवे ट्रैक के, तो रेलवे ट्रैक पे सारा का सारा भार स्थानांतरित होता है। लेकिन इस जो रेलवे ट्रैक पे भार आ रहा होगा लोकोमोटिव की वजह से, वह भार स्लीपर्स पे स्थानांतरित हो जाता है और स्लीपर्स के माध्यम से वो भार जब ज़मीन पे स्थानांतरित होता है, उसके बीच में बैलास्ट को हम डालते हैं ताकि उस भार को बहुत ज़्यादा दूर तक प्रसारित यानी कि फैलाया जा सके। क्योंकि आपको एक फिजिक्स का सरल नियम पता है कि जो प्रेशर होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। अगर हम एरिया को ज़्यादा बढ़ा पाए तो हम प्रेशर को कम कर सकते हैं। तो ये प्रेशर कम करने के उद्देश्य से हम गिट्टियाँ यानी कि बैलास्ट डालते हैं। यह तो एक प्राइमरी कह लीजिए ऑब्जेक्टिव हो गया, एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य हो गया।
इसके साथ ही दूसरे उद्देश्य क्या हैं, रेलवे ट्रैक पे घास फूस ना जमे, बहते हुए पानी की वजह से कटाव ना हो, तो इन सब चीज़ों का भी एडिशनल बेनिफिट है बैलास्ट डालने से। बैलास्ट को समय समय पे हटाया भी जाता है, क्योंकि ट्रेन के मूवमेंट की वजह से वो पत्थर टूटने लगते हैं, खंडित होने लगते हैं, तो हमें उसको हटा करके फिर दूसरा नया पत्थर वहाँ पे डालने की ज़रूरत पड़ती है। आगे अगर देखेंगे बियरिंग प्लेट्स की अगर हम बात करें, तो स्लीपर्स हमारे पास बहुत तरीके के थे, वुडन स्लीपर्स भी थे। अब लकड़ी के स्लीपर्स पे अगर हम ये जो ये रेल का सेक्शन है, अगर हम ये रेल सेक्शन सीधे अगर लकड़ी के स्लीपर्स पे जोड़ देते, तो ये जो प्रेशर का कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतनी ही दूर तक होता। तो इसको हम इसके वजह से, प्रेशर के कंसंट्रेशन की वजह से वो लकड़ी का स्लीपर छत विछत हो सकता था। तो इस चीज़ को बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा रेलवे ट्रैक का जो सबसे बॉटम वाला हिस्सा है, उसके नीचे एक स्टील प्लेट हम लगाते हैं। आप देख सकते हैं इस चित्र में, ये शेडेड पोर्शन से यह स्टील प्लेट जो दिखाई गई है, इसी को बियरिंग प्लेट्स बोलते हैं। इसका काम क्या है, जो भी ट्रैक पे भार आ रहा है उसको पहले स्टील प्लेट के माध्यम से थोड़ा ज़्यादा एरिया में प्रसारित करना, फैलाना, और फिर उसको स्थानांतरित कर देना स्लीपर्स पे। तो बेयरिंग प्लेट का काम सिर्फ इतना सा था। अब हम फ़िश प्लेट की बात करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है फ़िश प्लेट, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम हालांकि हमारे पास LWR यानी कि लॉन्ग वेल्डेड रेल या SWR शॉर्ट वेल्डेड रेल्स मौजूद हैं, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा दूरी तक, मसलन 10-15 किलोमीटर तक हम किसी रेल सेक्शंस को वेल्डिंग के माध्यम से ही जोड़े रखें। ऐसा हम इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि मौसम के बदलने की वजह से टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, और जब तापमान बदलता है तो उसकी वजह से जो स्टील का मेंबर यानी कि जो रेल है उसमें एक्सपेंसन यानी कि फैलाव, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिकुड़न पैदा होती है। अगर हमने एक्सपेंसन या कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स नहीं दिया, आप इस चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर ये थोड़ा सा गैप है, यह गैप, इसी को एक्सपेंसन या कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की श्रेणी में हम रखते हैं। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए भी ज़रूरी है कि जब भी गर्मियों में इसमें एक्सपेंशन हो तो ये उस जगह को भर दे, और जब कॉन्ट्रैक्शन हो तो वो जगह फिर से खाली हो जाए। लेकिन ऐसे स्थान पे भी हमें पटरियों को एक दूसरे के साथ जोड़े रखना होता है, तो हम फ़िश प्लेट की मदद लेते हैं। यहाँ पर आप इस चित्र में देख पाएंगे, यह जो प्लेट नुमा है जिसे मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, इसी को फ़िश प्लेट बोलते हैं। अगर एक फ़िश प्लेट से बनाया हुआ जॉइंट है तो वहाँ पे 2 फ़िश प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एक यहाँ पर है और एक इस ट्रैक के दूसरी तरफ होगा, यानी कि फ़िश प्लेट कितनी हो गई, 2 हो गई। और इन्हें फ़िश बोल्ट हम बोलते हैं। इन जिन बोल्ट से इन प्लेटों को कसा जाता है पटरियों पे लगा के, उन्हें हम फ़िश बोल्ट बोलते हैं। कितने फ़िश बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं एक जॉइंट पे, तो आपको चित्र में साफ दिख रहा है, एक फ़िश बोल्ट यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, यानी 2 फ़िश बोल्ट एक तरफ रेलवे के और दूसरे तरफ रेल के 2 फ़िश बोल्ट हम और इस्तेमाल करते हैं। फ़िश प्लेट के संदर्भ में मैं कुछ बातें दोहरा दूँ। यहाँ पे 4 फ़िश बोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, 2 फ़िश प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये लगाए कहाँ जाते हैं, जहाँ पे एक्सपेंसन या कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स होते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ परमानेंट वे की। परमानेंट वे में कुछ ज़्यादा स्पेशल चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ आपको समझना ये है कि पूरा जितना सेटअप है, अगर एक किसी रेलवे ट्रैक का आप अनुप्रस्थ काट देखें तो उसमें जो भी चीज़ें आपको दिखेंगी, मसलन फाउंडेशन, बैलास्ट, स्लीपर, रेल मतलब स्टील के गर्डर्स नुमा जो रेल सेक्शन है, वो जब हम इन चारों चीज़ों को जोड़ देते हैं तो वो कहलाता है परमानेंट वे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस चित्र में जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये सब के सब को हम परमानेंट वे से परिभाषित करते हैं, परमानेंट वे से इसको जानते हैं। आगे बढ़ते हैं और मेन लाइन और लूप लाइन के बारे में जानते हैं। मेन लाइन वह लाइन होती है, रेलवे लाइन, जो किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की तरफ जा रही होती है, और लूप लाइन वह लाइन होती है जो उसी मेन लाइन से थोड़ी देर के लिए बाहर निकले और फिर उसी लाइन में मर्ज हो जाए। यह अमूमन आपको जंक्शंस पे दिखेगा या किसी भी रेलवे स्टेशंस पे ये आपको दिख जाएगा। इस चित्र के माध्यम से हम बताना चाहेंगे आपको। देखिए, ये मेन स्टेशन बिल्डिंग है, मतलब यहाँ से यात्रियों का आवागमन होता है। अब यात्री मेन बिल्डिंग से आएंगे, ये आपका प्लेटफॉर्म है पूरा, और यह जो लाइन दिख रही है
ये सिंगल लाइन है, आप इसको डबल लाइन मानिए कि ट्रेन का मेन चलने का रास्ता इधर से ही है, अगर अप उधर है तो डाउन इधर से होगा। यह जो रेलवे लाइन है, अब देखिए ये किसी स्टेशन ए से आ रही होगी, यहाँ पे कोई स्टेशन ए होगा जहाँ से आ रही है, ये स्टेशन बी अगर मान लीजिए है और स्टेशन सी यहाँ पर कहीं है, वो स्टेशन सी की तरफ जा रही है। अब आप देखिए किसी 2-3 स्टेशंस को जोड़ने वाली लाइन को हम मेन लाइन बोलते हैं। तो इस लाइन पे ट्रेन इधर से आती है, लेकिन जब आप स्टेशन के पास आप आते हैं तो इसी से एक लाइन अलग होती है और फिर थोड़ी दूर तक चलती है, फिर अगेन जा कर के उसी में मिल जाती है। तो इस लाइन को हम लूप लाइन बोलते हैं। इसका इस्तेमाल क्या है, अब आप देखिए बड़ा सरल है। जैसे इधर से कोई ट्रेन आ रही है और कोई ट्रेन आ कर के इधर से खड़ी है, अब इस ट्रेन को इस स्टेशन को पार कराना है, तो ये ट्रेन मेन लाइन छोड़ करके लूप लाइन पे चली जाएगी और फिर लूप लाइन से अगेन मेन लाइन पे मर्ज हो जाएगी। अगर इस ट्रेन को यहाँ पे जो ट्रेन एक्स है, अगर उसको इस स्टेशन पे नहीं रुकना है तो वो लूप लाइन लेकर के आसानी से आगे बढ़ जाएगी। यहीं पे आपको अगर यहाँ पे गुड्स यार्ड है, गुड्स यार्ड का मतलब क्या है, ऐसा यार्ड जहाँ पे सामान सामान का लोडिंग अनलोडिंग किया जाता है। मसलन अगर कहीं सीमेंट स्टोर करने का यार्ड बना हुआ है तो जो भी ट्रेन सीमेंट लेके आएगी उसको गुड्स यार्ड तक जाना कंपलसरी होगा, तो उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए भी हमें लूप लाइन का निर्माण करना पड़ता है। देखिए अगर ये गुड्स शेड है, गुड्स यार्ड है, ट्रेन अगर मेन लाइन से आई तो फिर से इसको लूप लाइन पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे ये कुछ समय तक खड़ी रहेगी ताकि सामान का लोडिंग और अनलोडिंग किया जा सके और पुनः फिर ये मेन लाइन में जाके मर्ज हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि आपको मेन लाइन और लूप लाइन के बारे में भी थोड़ा आइडिया लगा। अब बात कर लेते हैं लेवल क्रॉसिंग की। लेवल क्रॉसिंग ऐसा रेलवे और रोडवेज़ का ऐसा जंक्शन होता है जहाँ पर दोनों एक समान स्तर पे होते हैं। अब तो इसको अवॉइड किया जाता है एलिवेटेड ब्रिजेस बना करके, फ्लाईओवर्स बना करके, ज़रूरत पड़ती है तो हम अंडरपास भी बनाते हैं रोड को एक रेलवे लाइन क्रॉस कराने के लिए, या अगर हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, हमारे पास उपलब्ध है और वैसी कंडीशन भी है वहाँ पे, तो हम फ्लाईओवर्स का भी निर्माण करते हैं। अब आप देखिए ये रेलवे ट्रैक्स हैं ढेर सारे, ये डबल लाइन है। इस डबल लाइन को पार कराने के लिए हमारे पास ये रोड भी है। अगर हिंदुस्तान में देखें तो हम लेफ़्ट से चलते हैं और राइट से लेफ़्ट की तरफ चलते हैं, राइट की तरफ से सामने वाले वाहन को निकलने का मौका देते हैं। तो ये जो लेवल क्रॉसिंग है, यहाँ पर कुछ बैरिकेड्स की मदद से जब भी ट्रेन आता है तो वहाँ पे सायरन बैरिकेड्स की मदद से हम रोड को ब्लॉक कर देते हैं। ट्रेन के गुजर जाने के बाद पुनः उस बैरिकेड को ओपन कर देते हैं ताकि रोड पे जो व्हीकल्स हैं उनका मूवमेंट हम आसानी से होने दे सके। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा हाईवे है जिस पे ट्रैफिक इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मसलन उस रास्ते पर को इस्तेमाल करने वाले पैसेंजर्स या लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है और ट्रेन भी ट्रंक रूट है, यानी कि उस पर ट्रेन का आवागमन बहुत ज़्यादा है, तो वो बिल्कुल ही ठीक बात नहीं है कि हम वहाँ पे लेवल क्रॉसिंग प्रदान करें। क्यों? क्योंकि अगर एक बार ये व्हीकल का मूवमेंट जारी रहा तो हमें बैरिकेड्स बंद करने में दिक्कत होगी, ज़्यादा समय लगेगा, जिससे ट्रेन के पार करने में समय लगेगा, उसको रोकना पड़ेगा। या एक बार अगर ट्रेन का आवागमन हुआ, 3-4 ट्रेन गुजरी, तो आपको 15 से 20 मिनट तक उसको बंद रखने की आवश्यकता पड़ेगी और इतने में बहुत लंबा जाम लग सकता है। तो लेवल क्रॉसिंग कभी भी ठीक नहीं माना जाता है। बात कर लेते हैं पॉइंट एंड क्रॉसिंग की। पॉइंट को हम स्विचेस भी बोलते हैं। अगर रेलवे लाइन एक सिंगल ट्रैक से, मसलन अगर ये सिंगल ट्रैक था, इस पे 2 ट्रैक और इसको लूप लाइन बनानी है इस तरीके से, तो जो ये सेक्शन होता है ये और ये, इसको हम पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट या स्विच बोलते हैं। इसको हम क्रॉसिंग बोलते हैं। इसको समझना बड़ा आसान है। देखिए यहाँ पर एक टॉन्ग रेल होती है। टॉन्ग रेल का मतलब क्या है? एक हाई कार्बन स्टील का रेल होता है जिसको अब तो पहले मैकेनिकली करते थे, अब हाइड्रोलिक से उसको मूव कराते हैं, जिसकी वजह से ट्रेन अपना ट्रैक बदल लेती है। अब आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है ये क्रॉसिंग है और यहाँ पर ये जो दिख रहा है इसको हम पॉइंट कह सकते हैं, पॉइंट या स्विचेस कह सकते हैं। आप देखिए इधर से एक रेल आ रही थी, फिर यहाँ से 2 अलग अलग रास्ते पर इसको जाना था। मसलन एक रास्ता तो इसका ये हो सकता है
इस पे गुजर जाए या दूसरा रास्ता वहाँ से ये हो सकता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसको हम किस तरीके से विभाजित करते हैं पॉइंट और क्रॉसिंग्स में। कोनिंग ऑफ व्हील्स के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि ये जो व्हील टेपर्ड होती है, इसी से यह हमारा रेलवे ट्रैक के साथ हमारी ट्रेन इंटरलॉक्ड होती है। ट्रेन में कोई हैंडल नहीं होता, कोई स्टीयरिंग व्हील नहीं होता जिससे कि उसको टर्न किया जा सके, तो इस टेपरिंग के वजह से ये लॉक्ड होती है और जब आप किसी कर्व पर ट्रेन मूव करती है तो इसको घूमने में आसानी प्रदान करता है कोनिंग ऑफ व्हील्स। रेल चेयर की बात करें तो जो पहले वुडन स्लीपर्स होते थे उसमें डबल हेडेड जो हमारे पास रेल सेक्शंस थे उनको फिक्स करने के लिए या बुल हेडेड रेल सेक्शन को फिक्स करने के लिए यह जो सेक्शन इस्तेमाल किया जाता था, फिक्सचर्स इस्तेमाल किए जाते थे, इनको हम चेयर्स कहते हैं। इनको स्पाइक्स की मदद से फिक्स करते हैं। अगर हम स्पाइक्स की बात करें तो हमारे पास अलग अलग तरीके के स्पाइक्स थे। ये राउंड स्पाइक है, यहाँ पे स्क्रू स्पाइक है और डॉग स्पाइक ये है। डॉग स्पाइक सबसे ज़्यादा वुडन स्लीपर्स में यूज़ होते थे। आपके सामने चित्र है पेंड्रॉल क्लिप का। इसे पेंड्रॉल क्लिप बोलते हैं जब भी हम आरसीसी स्लीपर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने रेल सेक्शन को जोड़ने के लिए, तो वहाँ पे हम पेंड्रॉल क्लिप का इस्तेमाल करते हैं। आज के पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा, अगर मैं इसको बताना चाहूँ तो हमने इंट्रोडक्शन रेलवे का जाना, फिर उसके बाद अलग अलग डिवीजन्स पे हमने चर्चा किया, कुछ फ़ायदे नुकसान के बारे में हमने जाना, रेलवे और रोडवेज़ के, रेल गेजेस के बारे में हमने जाना। यहाँ पर हमने 3 अलग अलग रेल गेजेस का चर्चा किया। अगर मैं फिर से बताना चाहूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ब्रॉड गेज, जिसकी चौड़ाई होती है 1.676 मीटर्स। आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ब्रॉड गेज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि लोड कैरिंग कैपेसिटी और साथ में पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी इस ट्रैक की सबसे ज़्यादा होती है। वहीं अगर मैं नैरो गेज की बात करूंगा तो नैरो गेज हिल स्टेशंस में आपको मिलता है जहां पे लोड कैरिंग कैपेसिटी और पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, तो वहां पर हम नैरो गेजेस का इस्तेमाल बड़े आसानी से करते हैं। फिर हमने टेक्निकल टर्म्स जाना, जिसमें एक बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदु पे हमने चर्चा किया जिसको हम पॉइंट एंड क्रॉसिंग यानी कि स्विचेस और क्रॉसिंग्स कहते हैं। उसके बाद हमने कोनिंग ऑफ व्हील्स के बारे में देखा। कोनिंग ऑफ व्हील्स का सबसे अहम काम ये है कि ट्रेन और जो ट्रैक है, ट्रेन और रेल्स दोनों को भी एक दूसरे के साथ इंटरलॉक्ड रखे और गाइड करे, जिससे हमारा ट्रेन जो लोकोमोटिव है वो सही डायरेक्शन में मूव करता रहे। इस पूरे पाठ को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैंने निमी द्वारा बनाई गई ई बुक्स का इस्तेमाल किया है जो स्पेशली ड्राफ्टमैन सिविल के लिए डिज़ाइन की गई है। साथ ही मैंने एस.सी. रंगवाला जी की किताब रेलवे इंजीनियरिंग से भी कुछ रेफरेंसेस लिए हैं। मैं समझता हूँ कि यह पाठ आप सभी के लिए लाभप्रद साबित होगा। धन्यवाद।